हेलो एवरीवन। तो अभी एनसीएलटी ने एक लॉ निकाला है जिसके अंदर कहा गया है कि इस कंपनी को पर्टिकुलर बंद कर दो। एनसीएलटी बेसिकली होता क्या है? एनसीएलटी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट को फेयर तरीके से चलाने के लिए सेबी का निर्माण किया गया था। उसी तरीके से कंपनी को अच्छे से प्रमोट करने के लिए, यानी कंपनी, शेयर होल्डर्स और बैंक, इन तीनों के बीच में संबंध बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है, जो कि है एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर जो ऑपरेटिंग शेयर्स हो गए या फिर कोई भी अदर जो डेप्ट्स वगैरह हो गए, उनको फेयर तरीके से करवाने का काम कर। अभी फिलहाल इसने कंपनी को लिक्विड करने के लिए कहा गया है। लिक्विडेशन बेसिकली होता क्या है? लिक्विडेशन बोले तो किसी भी कंपनी के एसेट्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लैंड हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, या फिर कोई अदर कंपनीज के शेयर्स हो सकते हैं। वो सारी चीजों को बेचकर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है, बैंक्स है, जो जो कंपनी से पैसा मांगते हैं, उनको चुकाने के लिए बोला है। अब चुकाने का एक प्रोसेस होता है कि पहले किसे प्रायोरिटी दी जाए। प्रायोरिटी के हिसाब से एक रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंपनी कौन सी कंपनी है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप की बात है तो इसकी टैगलाइन देखे तो उड़ना है आज और अभी, तो ये उड़ चुकी है पूरी तरीके से। मैं बिग बाजार की बात करने वाला हूँ। बिग बाजार पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कंपनी के शेयर ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। पिछले एक वीक से कंपनी की जो शेयर्स है उसमें बैन लगा दिया है। और अगर किसी भी कंपनी को लिक्विडेशन किया जाता है तो उससे पहले एक प्रोसेस किया जाता है, जैसे बोलते हैं अपन रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशंस बेसिकली क्या होता है? रिजोल्यूशन बोले तो एक मौका होता है जो कि कंपनी के प्रमोटर से पूछा जाता है कि क्या आप एक बार के लिए वापस मौका लेना चाहिए। तो कंपनी एक बार के लिए एनसीएलटी ने उसे मौका भी दिया, लेकिन वो उस चीज में फेल रहे। तो जो एनसीएलटी है उसको जबरदस्ती उस कंपनी को लिक्विड करने के लिए कहा गया है। इससे लिक्विड करती है तो जो सबसे पहले एसेट्स बेचे जाएंगे तो उसमें किस हिसाब से किस आदमी को पैसा दिया जाएगा उसकी एक लिस्ट है। सबसे पहले पैसा दिया जाता है वो उस आदमी को दिया जाता है जो कि इसकी रैंकिंग करेगा। लाइक अगर किसी आदमी शेयर होल्डर्स हो सकता है या फिर कोई प्रमोटर्स हो सकता है जो कि इस कंपनी का रेजुलेशंस करेगा, उसका जितना पेमेंट बाकी है उसे पूरा किया जाएगा। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा वर्कमैन, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं जिनका 2 साल से पैसा बकाया है उनको पैसा दिया जाएगा। और थर्ड नंबर पर आएगा जो कि सिक्योर क्रेडिटर है। सिक्योर क्रेडिटर लाइक कोई बैंक हो सकता है, उस जो सिक्योर क्रेडिटर है उसे पैसा दिया जाएगा। नंबर जो थर्ड पर आता है वो आता है कि गवर्नमेंट का हो सकता है कि कई बार जो अनपेड टैक्स वगैरह रह चुके हैं तो वो सारी चीजें थर्ड नंबर पर उन्हें चुकाई जाता है। उसके बाद में अगर पैसा बच जाता है तो जिन लोगों का पैसा 1 साल से रुका हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, वेस एंड एनी अनपेड ड्यू ओड एम्प्लॉय अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसेंस डेट। जितने भी लोग है जो कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका 12 महीने से पैसा बकाया, उन्हें फिर क्लियर किया जाता है। अगर 12 महीने से ज्यादा हुआ तो उसके बाद में देखा जाएगा भाई पहले 12th मंथ का ही ले लो। उसके बाद में जो आता है वो आता है परफॉर्मेंस शेयर होल्डर इफ एनी। अगर कोई परफॉर्मेंस शेयर होल्डर है तो उसके बाद में उन लोगों का पैसा चुकाया जाता है। लास्ट में जो बचता है वो बचता है पब्लिक, यानी कि इक्विटी या डेरिवेटिव मार्केट्स में जो काम करते हैं, जिन्होंने शेयर ले रखे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, उनका पैसा चुकाया जाता है। अगर पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो अभी इस पर 17,000 करोड़ का लोन है और 17,000 करोड़ का, और इस कंपनी की अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो वो है 10,000 करोड़। तो कंपनी अभी भी -7,000 करोड़ में है। और इन सारी चीजों को चुका जाने के बाद में भी अगर अपन जो थर्ड लिस्ट है जो कि सिक्योर क्रेडिटर है, वहीं तक ही पैसा पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि जो बाकी के जितने भी बच गए, जो 12th मंथ्स में जिनके पैसा रह गया है एम्प्लॉयज का, या फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए या फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, उन तक तो पैसा पहुंचेगा ही नहीं। अगर कंपनी की चार्ट को अपन बेसिकली ध्यान से देख तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि कंपनी की चार्ट में कितनी ज्यादा गिरावट है। अगर 1 महीने की बात करें तो 14% के समथिंग यहाँ पर डाउन हो चुका है। पिछले अगर 6 महीने की अपन बात करते हैं, 6 महीने के अंदर कंपनी 15% समथिंग डाउन है। 1 साल की बात करें तो 27%, 5 सालों की अगर बात करते हैं तो 99%। कंपनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर अगर बात करें तो 2019-20 के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे थे। उसके बाद में धीरे धीरे आते यहाँ पर देखो तो 1-1.5 सालों से बिल्कुल कंपनी बंद ही हो। अगर इसके फाइनेंशियल चेक करते हैं तो एक कॉमन जो फैक्टर हमें दिखाई देगा वो क्या चीज, यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि जो 2019 के अंदर स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें एक थोड़ा सा एक अच्छी चीज दिखेगी आपको। यहाँ पर देखो तो 47% प्रोमोटर्स का हिस्सा है। उसके बाद 2020 में देखे तो 49%। 2020 के अंदर बात करें तो ऑलमोस्ट 9 से 10% का जो हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया। फिर 2020 के अंदर ही मई के अंदर देखे तो 41%। उसके बाद में जो सेकंड डाउनफॉल में देखा, फर्स्ट तो ये हो सकता है कि उस टाइम पर कोविड की वजह से वो कुछ, उसके बाद में सितंबर 2020 में देखे तो 33% कंपनी का हिस्सा फिर से रह गया, प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेच दिया। उसके बाद में अगर बात करें तो 2020 दिसंबर 2020 के अंदर देखें तो 28%, यानी कंपनी
जब स्टार्टिंग हुई थी कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स का हिस्सा था, यानी कि 2020 की स्टार्टिंग के अंदर कंपनी के अंदर प्रमोटर्स का जो हिस्सा था वो था 49%, और दिसंबर 2020 के अंदर आते आते 28%, यानी कि 50% जो शेयर्स थे वो उन्होंने अपने बेच दिए। मार्च 2021 में देखे तो 20%, जून 2021 में देखे तो 19%, उसके बाद में देखे तो लास्ट में मार्च 2022 में देखे तो 14%। रिलायंस इंडस्ट्रीज थी वो उसे फ्यूचर ग्रुप को खरीदने वाले थे, फिर उसके बाद में जो अमेजोन है उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। लास्ट में एंड में देखे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जिट हो गया, अभी हमें इस कंपनी को खरीदना ही नहीं है, और ये रिलायंस के लिए एक सबसे बढ़िया पॉइंट था कि वो उस चीज से चले गए। अभी भाई यहाँ पर देखे तो इसको अगर एक बार फाइनेंसियल्स की बात कर लेते हैं, अगर प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे थे तो खरीद कौन रहे थे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पर देखो तो वहां पर देखे तो 2020-22 के अंदर 21 के अंदर उन्होंने अपना हिस्सा सारा बेच दिया था, प्रमोटर्स के पास 19% बचा था। और यहाँ पर देखे तो देखो धीरे धीरे सबने अपना पैसा निकाला FIS DIS, लेकिन जो पब्लिक है वो अपना पैसा यहाँ पर बढ़ाती गई, पब्लिक ने अपना हिस्सा बढ़ाता गया, नहीं भाई कंपनी बढ़ेगा, और 76%। एक कॉमन फैक्टर या फिर एक कॉमन पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कोई भी कंपनी में अगर थोड़ा सा भी डाउनफॉल हो रहा है, अगर पब्लिक का जो अगर हिस्सा बढ़ता है उस कंपनी में, तो चांसेस इज वेरी हाई कि उस कंपनी के दिवालिया होने के चांसेस ही है। और कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स भी देखे तो नेगेटिव में ही दिखेंगे।